Good evening, everyone. Let's discuss the question answers of first chapter, that is the last lesson. Although we have already discussed it, but just because your FAs are there, I want to revise it one more time. So let's revise them. एक बार इसको ध्यान से सुन लेते हैं. ऑलमोस्ट मतलब सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर. दो ही तीन चीज़ें हैं इसमें जो आपको याद रखनी है चैप्टर में, और वही रिपीटेडली इसमें पूछी जाती है. दैट what was the unusual about the school on that day? What did M. Hamel taught in the last lesson? What was the impact of the information that came from the टाउन हॉल बुलेटिन बोर्ड. तो ये दो तीन क्वेश्चंस ही हैं बहुत ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है. मतलब दो ही तीन चीज़ें हैं जो आपको इसमें इम्पॉर्टेंटली याद रखनी है. अगर वो आप अच्छे से लर्न कर लेते हो, दैट यू विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर. तो कुछ टेक्सचुअल है, कुछ एडिशनल है. शॉर्ट आंसर से स्टार्ट करते हैं. लेट्स सी कितना कर पाते हैं आज हम. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे. मतलब फ्रेंच से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो क्या प्रिपेयर करके ले जाएगा स्कूल के लिए. डेफिनेटली फर्स्ट लाइन में इसका आंसर दे रखा है दैट ही वॉज एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स. ठीक है, वो इसने लिखा है. दैट डे फ्रेंच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द लेसन ऑन रूल्स गवर्निंग द यूज ऑफ पार्टिसिपल्स. हिज टीचर एम हैमल हैड अनाउंस्ड द प्रीवियस डे दैट ही वुड क्वेश्चन the students on this topic, but French had failed to learn his lesson and he feared punishment. मतलब उसके टीचर ने अनाउंस किया था पहले दिन कि वो पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन जो फ्रेंड्स था उसको क्वेश्चंस लर्न नहीं थे, तो इसलिए वो काफ़ी डरा हुआ था कि उसको पनिशमेंट मिलने वाली है. बहुत इजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन बट इम्पॉर्टेंट है. ईजी है बट इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे. मतलब फ्रेंच ने क्या नोटिस किया कि उस दिन स्कूल में क्या अजीब चीज़ें थी. तो इसमें आप 3 पॉइंट्स हैं, वो तीनों पॉइंट्स में से 2 मार्क्स का तो कोई भी एक पॉइंट लिख सकते हो. अगर वो 6 मार्क्स में आता है देन यू हैव टू राइट द ऑल द 3 पॉइंट्स. अजीब क्या था, दैट द स्कूल वॉज स्टार्टेड द स्कूल वॉज एज क्वाइट एज द संडे स्कूल. जैसे कि संडे मॉर्निंग होती थी उतना ही क्वाइट था. सेकेंड जो एम हैमल थे, ही केम इन हिज बेस्ट ड्रेस. उन्होंने अपनी बेस्ट ड्रेस में वो स्कूल में आए थे. एंड द थर्ड थिंग इज़ दैट द बैक बेंचेस दैट वर रिमेन एम्प्टी. जो पीछे वाले बेंचेस हमेशा खाली रहते थे, वहाँ पर कौन बैठा हुआ था? द विलेजर्स वर सिटिंग देयर. ठीक है, तो उनमें से कोई भी आप मतलब इसमें से लिख सकते हो. तो ही इज सेइंग दैट फ्रेंच नोटिस्ड the absence of usual din. Instead he found everything to be as quiet as it was Sunday morning. मतलब उसको सारी चीज़ें वैसे शांत दिख रही थी जैसे संडे मॉर्निंग को होती है. नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, रिपीटेशन ऑफ लेसन और रैपिंग ऑफ द टीचर्स रूलर ऑन द टेबल कुड बी हर्ड. मतलब कोई लेसन्स के रिपीटिशंस नहीं थे, कोई बेंचेस को मूव करने की आवाज़ें नहीं थी, और ना ही जो टीचर का रूलर था उसको पटकने की आवाज़ थी. स्टूडेंट्स वर सिटेड एंड द एल्डरली हैड ऑक्यूपाइड बैक बेंचेस. जो स्टूडेंट्स थे मतलब वो चुपचाप से बैठे हुए थे, और जो पीछे वाले जो बेंचेस थे उनको किसने ऑक्यूपाई कर रखा था? एल्डर्स ने, बड़े लोगों ने. नेक्स्ट इज़ व्हाट हैव बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड. जो बुलेटिन बोर्ड था उसके ऊपर क्या लिखा गया था? ऑब्वियसली इट वॉज रिटन ऑन द बुलेटिन बोर्ड दैट हैंड्स फोर्थ ओनली जर्मन विल बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन. तो वही है, द ऑर्डर ऑफ द प्रूशियन दैट बेयर टीचिंग ऑफ फ्रेंच एंड मेड कंपल्सरी द टीचिंग ऑफ जर्मन. कि जो ऑर्डर था प्रूशियंस का यही आया था कि वो जो फ्रेंच है उसको नहीं पढ़ाना है, और जो जर्मन है वो कंपल्सरी कर दी जाएगी इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन. जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स है अल्सेस और लॉरेन की, वहाँ पर जो है जर्मन पढ़ाई जाएगी इन प्लेस ऑफ फ्रेंच. This was a piece of shocking information that hit directly the national pride of the French people. Sorry. ये एक शॉकिंग इन्फॉर्मेशन थी जिसने कि मतलब जो नेशनल प्राइड था फ्रेंच के लोगों का, जो गर्व था, उसको एकदम से हिला कर रख दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे. मतलब क्या क्या जो चेंजेस थे वो बर्लिन से जो ऑर्डर आया था उससे क्या क्या चेंजेस हो गए थे स्कूल में उस दिन. तो इसमें आपको यही मेंशन करना है, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन sought to replace the teaching of French with German in the schools of Alsace and Lorraine. मतलब जो बर्लिन से
ऑर्डर आया था वो यही आया था कि मतलब जो फ्रेंच है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा जर्मन लैंग्वेज के साथ। कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में? अल्सेस एंड लॉरेन में। दिस ऑर्डर अवेकन पैट्रियोटिक सेंटिमेंट्स इन द लोकल्स एंड एवरीवन रीच स्कूल वेल बिफोर टाइम। इसकी वजह से क्या हुआ था, जितने भी जो पैट्रियोटिक मीन्स पेट्रियोटिक मीन्स देशभक्ति वाले जो सेंटिमेंट्स थे वो जो लोकल्स हैं उनके अंदर जाग गए थे, और जो हर एक इंसान था वो स्कूल में टाइम से पहले पहुंच गया था। बट द टीचर एंड हिज स्टूडेंट्स डिवोटेड रैप्ट अटेंशन टू देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। और जो टीचर और जो उसके बच्चे थे, मतलब उन्होंने पूरे अटेंशन के साथ जो लास्ट फ्रेंच लेसन था उसको ध्यान से सुना था, मतलब पूरे ध्यान से उस लेसन को उन्होंने सुना था। The people in the story suddenly realize how precious their language is to them. What shows you this? Why does this happen? मतलब अचानक से जब उनको ये पता चला कि उनकी लैंग्वेज अब नहीं पढ़ाई जाएगी, तो मतलब उनको कैसे रियलाइज़ हुआ, मतलब कैसा फील हुआ उनको? अचानक से ये रियलाइज़ हुआ कि उनकी जो लैंग्वेज है वो कितनी प्रीशियस है, उनके लिए कितनी कीमती है। ये आपको क्या शो करता है और ऐसा क्यों हुआ? तो ऑब्वियस है, मतलब जब हमारे पास कोई चीज़ होती है तो हम उसको हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन जब हमसे वो चीज़ छीनी जाती है देन सडनली वी रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट। तो ये उसने इसमें लिखा है। द कीन इंटरेस्ट टेकन बाय द विलेजर्स फ्रेंच रिग्रेट एट हैविंग ignored the study of his mother tongue, and M. Hamill's emotionally charged last lesson show the sudden realization by all about their language being precious। मतलब जो उन अचानक से विलेजर्स का इंटरेस्ट हो गया था फ्रेंच को सीखने में, और जो फ्रेंच था उसको रियलाइज़ हो रहा था कि उसने कितना इग्नोर किया अपनी मदर टंग को, उसको पढ़ा नहीं उसने। और जो एम हैमल थे वो बहुत ज़्यादा इमोशनली हो गए थे अपने लास्ट लेसन में। तो उससे हमें ये रियलाइज़ होता है कि मतलब उनके लिए उनकी जो लैंग्वेज है वो कितनी प्रीशियस है। दिस हैपन बिकॉज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन बेयर द स्टडी ऑफ फ्रेंच। ये ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जो बिकॉज जो ऑर्डर आया था बर्लिन से, उसने जो फ्रेंच थी उसको बैड कर दिया था, मतलब रोक दिया था पढ़ाने से उस पर्टिकुलर एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, व्हाट कुड दिस मीन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो फ्रेंच है वो ये सोचता है कि मतलब क्या वो इनको भी जर्मन में बोलना सिखा देंगे, इन पिजन्स को भी? व्हाट कुड दिस मीन? इसका क्या मतलब है? तो मतलब यहाँ पे उसने फ़िलोसफिकली एक अपना थॉट रखा है कि जो जर्मन है वो अपना मतलब हमारे ऊपर, ह्यूमन बींग्स के ऊपर इम्पोज कर सकता है लैंग्वेज, लेकिन वो जो जानवर हैं, जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं हमारी, उसको वो ख़त्म नहीं कर सकते। दैट मीन्स जो हमारी मदर टंग है वो एक नेचुरल है और वो उसको नहीं ख़त्म कर सकते। ये कहता है फ्रेंच फिलोसफिकल थॉट means that the Germans can never succeed in destroying the inherent love of the French for their motherland। कि जो जर्मन्स है वो कभी भी ख़त्म नहीं कर पाएंगे जो इनहेरिटेंट, मतलब अंदरूनी जो प्यार है उनका फ्रेंच लैंग्वेज के लिए, अपनी मदरलैंड के लिए, वो उसको कभी ख़त्म करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इन चेंजिंग द स्पॉन्टेनियस सिंगिंग ऑफ पिजन, जैसे कि वो जो पिजन है उनकी सिंगिंग को चेंज नहीं कर सकते, उसी तरीके से जो उनका प्यार है अपनी मदर टंग के लिए वो उसको भी कभी ख़त्म नहीं कर सकते। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज फ्रेंड्स अफ्रेड व्हेन ही वॉज गोइंग टू स्कूल दैट डे? जो फ्रेंड्स था वो क्यों डर रहा था उस दिन स्कूल में जाते हुए? The answer is very clear. He was afraid because he had to prepare the rules of participles and he did not learn them. वही आंसर इसमें आएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है कि फ्रेंड्स हैड गॉट लेट फॉर स्कूल दैट डे। पहला तो वो लेट हो रहा था स्कूल के लिए, एंड वॉज अफ्रेड ऑफ हिज टीचर। वो दूसरा अपनी टीचर से डरा हुआ था। एम हैमल रेप्रीमेंड, ही डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल। रेप्रीमेंड मीन्स डांटना। वो बहुत डरा हुआ था कि उसका जो टीचर है उसको डांटेगा, इसलिए वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। एज ही हैड फेल्ड टू लर्न द रूल्स गवर्निंग द यूज ऑफ पार्टिसिपल्स, क्योंकि वो फेल था जो पार्टिसिपल्स के रूल्स थे उनको याद करने में। ही ड्रेडेड हिज टीचर्स एंग्री रिएक्शन टू इनकम्प्लीट टास्क। वो डर रहा था, ड्रेडेड मीन्स डरना। वो डर रहा था कि उसका जो टीचर है उसका एंग्री रिएक्शन आएगा क्योंकि उसने जो अपना टास्क है उसको कंप्लीट नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
What thought ran across Friend's mind as he walked towards the school? कौन कौन से जो विचार थे उसके मन में आ रहे थे जब वो स्कूल की तरफ जा रहा था? जब वो स्कूल की तरफ जा रहा था तो उसने देखा था कि वो जो डे है वो काफ़ी ब्राइट है, जो बर्ड्स हैं वो चिर्प कर रहे हैं और जो प्रूशियन सोल्जर्स हैं वो ड्रिल कर रहे हैं. तो ही वॉज टेम्पटिंग टू स्टे अवे फ्रॉम द स्कूल. उसका मन था कि वो स्कूल से कहीं भाग जाए एंड विल स्पेंड अ डे आउटसाइड, और वो बाहर ही अपना जो डे है उसको स्पेंड करे. तो यही इसमें लिखा हुआ है. फ्रेंड्स थॉट ऑफ स्पेंडिंग द डे आउटडोर्स. वो यही सोच रहा था कि वो अपना दिन कहाँ पर बिताएगा, बाहर बिताएगा. एंड एन्जॉइंग एज वार्मथ एंड ब्राइटनेस. और जो दिन की ब्राइटनेस है और वो जो गर्म दिन है उसको वो इन्जॉय करेगा. The sight of the chirping birds in the drill of Prussian soldiers were more inviting options than the rules for participles that he was expected to learn at school. और जो साइट थी, मतलब जो सीनरी उसको दिखाई दे रही थी बर्ड्स के चिर्प करने की, बर्ड्स के चहचहाने की, और जो प्रूशियन सोल्जर्स थे उनके ड्रिलिंग करने की, एंड प्रूशियन सोल्जर्स के ड्रिलिंग करने की, और जो सबसे प्रूशियन सोल्जर्स के ड्रिलिंग करने की वो ज़्यादा इनवाइटिंग थी. मतलब वो जो ख़तरनाक रूल्स थे पार्टिसिपल्स के, उससे ज़्यादा वो इनवाइटिंग थी, और इसलिए वो सोच रहा था कि वो जो अपना दिन है वो बाहर बिताए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड फ्रेंच ऑब्जर्व एज ही पास्ड द टाउन हॉल, व्हाट डिड द साइट ट्रबल है. अब उसने क्या देखा जब वो टाउन हॉल के पास से गया था, और वो जो देखा उसने उसकी वजह से वो मुसीबत में क्यों आ गया. तो ऑब्वियस है कि मतलब ही सॉ अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, और ही वॉज इन ट्रबल बिकॉज फ्रॉम लास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज़ आर कमिंग फ्रॉम दैट बुलेटिन बोर्ड. यही था कि मतलब जितनी भी बैड न्यूज़ होती थी वो वहीं से आती थी. तो यही उसने लिखा हुआ है. फ्रेंच ऑब्जर्व अ ह्यूज क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड एज ही पास द टाउन हॉल. जो फ्रेंच था उसने ऑब्जर्व किया था कि जो बुलेटिन बोर्ड है उसके पास, उसके बाहर बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है जैसे वो टाउन हॉल के पास से गुजर रहा था. द साइट ट्रबल्ड हिम बिकॉज all and ill news from the battlefield had reached the French people through this bulletin board during the past 2 years. उसने वो जो देखा उससे वो ट्रबल मतलब मुसीबत में आ गया, क्योंकि जितनी भी बुरी न्यूज़ थी बैटल फील्ड की वो कहाँ से आती थी, उसी बुलेटिन बोर्ड से आती थी पिछले 2 सालों से. नेक्स्ट इज व्हाट वाज द इम्प्लीकेशन ऑफ द ब्लैक स्मिथ्स रिमार्क. मतलब जो ब्लैक स्मिथ वहाँ पे खड़ा होता जिसने उसको ये बोला था कि तुम्हारे पास बहुत टाइम है स्कूल जाने के लिए, तो उसका क्या असर हुआ मतलब फ्रेंड्स के ऊपर. हाउ डिड फ्रेंड्स रिस्पॉन्ड टू हिज रिमार्क. जो फ्रेंड्स था उसने उस रिमार्क को कैसे रिस्पॉन्ड किया, कैसे उस पर रिएक्ट किया. तो उसने यही सोचा था कि उसका मजाक उड़ा रहा है, तो ये लिखा हुआ है इसमें भी. Watcher the blacksmith remarked upon the reluctant manner in which French walked towards school. He meant to taunt the boy. मतलब जो वॉचर ब्लैक स्मिथ था जिस तरीके से उसने फ्रेंच के ऊपर रिमार्क किया था, क्योंकि वो रिलेक्टेंट था, वो नहीं जाना चाह रहा था स्कूल में, तो उसके रिलेक्टेंट बिहेवियर के ऊपर जिस तरीके से उसने रिमार्क किया था तो वो सिर्फ उसके ऊपर टॉन्ट करना चाहता था. टॉन्ट मतलब ताना कसना चाहता था. Unaware of the notice on the bulletin board, French thought that the blacksmith was making fun of him. अब उसको ये नहीं पता था कि बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, तो फ्रेंच ने सोचा कि वो उसका मजाक उड़ाना चाहता है. Then he responded by quickening his steps. और उसने उसको सिर्फ एक ही तरह से रिएक्ट किया कि वो तेज़ी से स्कूल की तरफ जाने लगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट सरप्राइजेज अवेटेड फ्रेंच एज ही एंटर्ड द क्लासरूम. अब जैसे ही वो क्लास में एंटर किया तो उसके लिए जो क्या सरप्राइज़ था जो उसके लिए वेट कर रहा था, उसके लिए यही सरप्राइज़ वेट कर रहा था कि जो क्लास थी वो बिल्कुल चुपचाप थी, और जो एम हैमल था वो गुस्सा नहीं हुआ था. ही वॉज क्वाइट पोलाइट, और उसने अपनी जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन डे वाली जो ड्रेस थी वो पहनी हुई थी. तो ये लिखा है, लेट्स सी. फ्रेंच नोटिस्ड अ पोलाइट एम हैमल एंड अ क्वाइट क्लास ऑन दैट डे. जो फ्रेंच थे उन्होंने नोटिस किया कि जो एम हैमल थे उनका बिहेवियर बहुत पोलाइट हो गया है उस दिन, और जो क्लास थी वो काफ़ी शांत थी. These were surprising changes from the usual angry teacher and a noisy class. अब उसके लिए वो बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि नॉर्मली जो एम हैमल थे वो बहुत गुस्से में रहते थे, और जो क्लास होती थी वो बहुत नॉइजी होती थी, शोर मचाने वाली होती थी. Besides, Hamel was dressed in his best clothes, which he wore only on inspection and prize days.
Another astonishing change was the presence of village folk in the classroom. और जो उसको सरप्राइज़ करा था जो एम हैमल की ड्रेस थी कि वो अपने बेस्ट क्लोथ्स में आया था जिनको कि वो हमेशा इंस्पेक्शन या प्राइज डेज के दिन ही पहनता है. अनदर जो दूसरा जो एस्टॉनिशिंग सरप्राइज़ कर देने वाला जो चेंज उसको दिखाई दे रहा था कि जो विलेज फॉक थे, जो गांव के लोग थे, वो क्लासरूम में बैठे हुए थे. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वाज एम हैमल ड्रेस डिफरेंटली दैट डे. वाई. जो एम हैमल थे उन्होंने जो ड्रेस थी वो कैसे डिफरेंट पहनी हुई थी और क्यों पहनी हुई थी. तो इसमें आपको उनकी जो ड्रेस है वो डिफ़ाइन करनी है कि उन्होंने ब्यूटीफुल ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ था, फ्रिल शर्ट पहनी हुई थी, सिल्क कैप पहनी हुई थी और ऑल एम्ब्रॉयडर, और वो पूरी कैसी थी, एम्ब्रॉयडर थी. तो ये आपको 2-3 चीज़ें इसमें लर्न करनी है कि उनका जो कोट था वो ग्रीन कलर का था, फ्रिल शर्ट थी, ब्लैक कलर की कैप थी और जिसके ऊपर पूरे पे एम्ब्रॉयडरी थी. ठीक है. तो ये लिखा है The day M. Hamel was dressed in the best attire which he otherwise wore only on the special days like inspection and prize days. कि तो जो एम हैमल था उन्होंने अपना बेस्ट अटायर, बेस्ट ड्रेस पहनी हुई थी जो कि वो स्पेशल डेज़ पे ही पहनता है. और वो स्पेशल डेज़ कौन से होते हैं, इंस्पेक्शन या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन. इट वॉज अ ब्यूटीफुल ग्रीन कोट. उन्होंने एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ था, फ्रिल शर्ट थी एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और लिटिल छोटी सी ब्लैक कलर की सिल्क कैप थी, ऑल एम्ब्रॉयडर, जिसके ऊपर पूरी एम्ब्रॉयडरी की हुई थी. ही डिड सो बिकॉज ही वॉन्टेड टू डिवोट हिज बेस्ट टू हिज लेसन. उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो अपना बेस्ट देना चाहता था अपने लास्ट लेसन पे. वॉट वॉज अ थंडर क्लैप द नैरेटर रिसीव्ड एज एम हैमल बिगिन द लेसन. थंडर क्लैप में सरप्राइज. जैसे जो एम हैमल थे उन्होंने अपना लेसन स्टार्ट किया तो वो जो थंडर क्लैप था वो क्या था फ्रेंच के लिए. थंडर क्लैप तो यही था कि दैट ही हैज़ अनाउंस दैट टुडे इज़ माई लास्ट लेसन. ये आपको इसमें लिखना है. एम हैमल अनाउंसमेंट दैट इट वाज टू बी द लास्ट फ्रेंच लेसन. जैसे एम हैमल ने अनाउंस किया कि आज उनका जो लास्ट फ्रेंच लेसन है वो है, केम एज अ थंडर क्लैप टू द नैरेटर. वो एक थंडर क्लैप की तरह आता है किसके लिए, नैरेटर के लिए. Further elaboration that a new German teacher would arrive shortly and M. Hamel would leave forever shocked the narrator. इसके अलावा मतलब ये एलाबोरेट करना कि जो जर्मन टीचर है वो वहाँ पे जल्दी ही आ जाएंगे और जो एम हैमल है वो हमेशा के लिए स्कूल को छोड़कर चले जाएंगे. तो ये जो न्यूज़ थी उसके लिए इट वॉज अ काइंड ऑफ थंडर क्लैप. Next question is why had the villager occupied the back benches of the class that day. अब क्वेश्चन ये भी आता है कि मतलब वो जो विलेजर्स थे वो बैक बेंचेस पे क्यों बैठे हुए थे उस दिन. तो आंसर वेरी सिंपल है. वो अपना जो टीचर था उसकी जो 40 ईयर्स की फेथफुल सर्विस थी उसके लिए उनको थैंक्स बोलने के लिए आए थे. ये लिखना है द विलेजर्स ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेस ऑफ द क्लास दैट डे as a mark of respect and gratitude for 40 years of meritorious service of their teacher and to exhibit loyalty towards their mother tongue. मतलब जो विलेजर्स थे उन्होंने पिछले वाले बैक बेंचेस इसलिए ऑक्यूपाई कर रखे थे उस दिन क्योंकि वो एक अपना मार्क ऑफ रिस्पेक्ट और ग्रैटिट्यूड अपने टीचर को देना चाहते थे कि 40 ईयर्स की उनकी जो फेथफुल सर्विस थी उसके लिए वो उनको रिस्पेक्ट पे करना चाहते थे. सर्विस ऑफ द टीचर एंड टू एग्जिबिट लॉयल्टी टुवर्ड्स द मदर टंग. और अपनी जो लॉयल्टी थी, अपनी जो वो लॉयल्टी वफ़ादारी, अपनी जो वफ़ादारी थी वो मदर टंग को शो करना चाहते थे. दे वांटेड टू atone for their guilt and having missed school earlier. और मतलब वो अपना जो गिल्ट था उसको शो करना चाहते थे कि उन्होंने जो स्कूल है उसको मिस करके कितनी बड़ी गलती की है. Next question is what did the narrator wish when he was asked to recite the rules of the participle by the teacher? How did he actually recite? जो नैरेटर वो कैसे विश कर रहा था कि वो कैसे मतलब जो पार्टिसिपल्स के रूल्स हैं उनको टीचर को सुना दे और उसने कैसे रिसाइट किया. मतलब उस दिन वो बहुत एक्साइटेड था. वो चाहता था कि मतलब एक ही स्लॉट में वो सारे जो रूल्स हैं उनको सुना दे, लेकिन वो जो फर्स्ट वर्ड था उसी में अटक गया. तो यही आंसर है. Realizing to be the last lesson on French, the narrator wished to recite the rules flawlessly. वो चाहता था कि वो flawlessly, without any hesitation, वो जो रूल है उसको सुना दे क्लास में.
कॉन्ट्रेरी टू हिज विश, मतलब उसकी विश के अपोजिट, ही गॉट ऑल मूव्ड अप एंड स्टूड क्वाइट, ऑल मिक्सड अप एंड स्टूड क्वाइटली, मतलब अपनी विश के अपोजिट वो पहले ही वर्ड में मिक्सड अप हो गया, वहाँ पे चुपचाप खड़ा हो गया. एंड गिल्ट रिडन अबाउट हिज केयरलेसनेस एंड कैजुअल एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग, और वो गिल्ट से भर गया जो उसकी केयरलेसनेस थी, ये उसने क्यों इतना केयरलेसली अपने लेसन्स को लिया, और जो उसका एटीट्यूड था वो कैजुअल था उसकी लर्निंग के लिए, उसकी वजह से वो जो है अपने आप को गिल्ट से भर गया. तो ही वॉज नॉट एबल टू मेक द he was not able to recite the lesson on participles. तो he was guilt ridden हो गया था वो. Next question is, why did not M. Hamel scold French for not learning his lesson? जो एम हैमल थे उन्होंने फ्रेंच को क्यों नहीं डांटा, वो लेसन उन्होंने लर्न नहीं किया तो उसके लिए उसने क्यों नहीं डांटा उसको. The M. Hamel did not scold French because he was immensely pained by the German order that was to deprive the French from the privilege of learning their mother tongue. He pitied French because earlier things had been taken for granted and now opportunities were lost. उन्होंने उसको इसलिए नहीं डांटा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेन में थे कि जो जर्मन ऑर्डर जो आया था उससे वो बहुत ज़्यादा पेन में थे, दर्द में थे कि अब जो फ्रेंच पीपल हैं उनको वो मतलब फ्रेंच नहीं सीखने देंगे, जर्मन सीखने देंगे, और वो जो उनका प्रिविलेज था अपनी लैंग्वेज को सीखने का वो अब ख़त्म हो जाएगा. उसको दया आ रही थी फ्रेंच के ऊपर कि किस तरीके से उसने जो चीज़ें उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, और जो नई अपॉर्चुनिटीज़ थी फ्रेंच सीखने की अब वो उसको ऑलरेडी खो चुका है. तो ही वॉज हैविंग पिटेड ऑन हिम, उसको उसके ऊपर दया ही आ रही थी, इसलिए उसने उसको डांटा नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what does M. Hamel mean when he says we have all a great deal to reapproach ourselves with? मतलब जब उन्होंने ये कहा कि मतलब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने आप को रीअप्रोच करने की, उससे उनका क्या मतलब था. तो यही मतलब था कि मतलब वो बच्चों को नहीं इसके लिए ब्लेम कर सकते, रीअप्रोच में ब्लेम, वो बच्चों को इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते, वो अपने आप को ही इसके लिए ब्लेम कर रहा था. तो ये कहते, थ्रू द रिमार्क एम हैमल वॉइसेस हिज रेपिटेंस एट लॉस्ट अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रेंच लैंग्वेज. कहते ये जो रिमार्क उन्होंने किया था एम हैमल ने, उनकी वॉइस में एक रिपेंटेंस थी, एक पछतावा था, और कि उन्होंने वो जो अपॉर्चुनिटी थी फ्रेंच को सीखने की उसको खो दिया है. Adults were as much to be blamed as the children for preferring work at farms and mills over schools. मतलब जो बड़े थे वो भी उतने ही ज़िम्मेदार थे फ्रेंच को ना सीखने में जितने कि बच्चे, क्योंकि मतलब वो भी ये प्रेफर करते थे कि बच्चा जो है वो स्कूल में ना जाए और वो क्या करे, मिल्स में और फार्म्स में काम करे, मिल्स और फार्म्स में काम करे, मतलब स्कूल ना जाए. And sometimes even M. Hamel had sent children on errands, thereby making them miss lesson. Errands means काम पे, और कभी कभी जो M. Hamel था वो भी बच्चों को काम पे भेज देता था उनके लेसन्स को मिस करा के. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, how was M. Hamel different in his last lesson from the previous classes? जो M. Hamel थे मतलब उस दिन वो कैसे डिफरेंट थे अपनी क्लास में प्रीवियस लेसन्स के कंपैरिजन में. तो यही था उस दिन वो जितने मतलब प्यार से समझा रहे थे और सबको बहुत ही मतलब आराम से समझ में आ रहा था. तो ये लिखना, अर्लियर M. Hamel had been a cross and क्रैंकी हार्ड टास्क मास्टर. मतलब इससे पहले जब M. Hamel पढ़ाते थे वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी, गुस्से वाले थे, और मतलब स्ट्रिक्ट टीचर वो हुआ करते थे क्लास में. बट इन हिज लास्ट लेसन हिज वॉइस हैड मेलोड. लेकिन जो उनका लास्ट लेसन था उसमें जो उनकी वॉइस थी वो काफ़ी पोलाइट हो गई थी. ही वॉज ग्रेव जेंटल एंड पेशेंट. मतलब वो बहुत ज़्यादा सीरियस थे, जेंटल, और बहुत ज़्यादा मतलब उनके अंदर जो था वो पेशेंस आ गया था. बहुत ज़्यादा जो उनके अंदर पेशेंस था वो दिखाई दे रहा था. ही वॉज नॉट रैपिंग हिज रूलर ऑन द टेबल. वो जो अपना रूलर था उसको जो टेबल था उसके ऊपर नहीं पटक रहे थे. ही हैड टेकन द ट्रबल टू ड्रेस अप इन द बेस्ट क्लोथ्स. और वो अपने बेस्ट क्लोथ्स में स्कूल आए थे. तो इस तरीके से वो अपने लास्ट लेसन में काफ़ी डिफरेंट थे. मतलब इन प्लेस ऑफ क्रैंकी बिहेवियर ही वॉज शोइंग अ पोलाइट बिहेवियर,
और वो रैप करने के बजाय अपने रूलर को ही वॉज जेंटल क्वाइट एंड पेशेंट. Next question is, how was M. Hamel last lesson different from his previous classes? सेम ही क्वेश्चन है, आई थिंक रिपीट हो गया है, मिसप्रिंट है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 20th. व्हाट डिड द न्यू कॉपीज प्रिपेयर्ड बाय एम हैमल लुक लाइक? क्वेश्चन नंबर 19 जो है, हाउ वाज एम हैमल लास्ट क्लास डिफरेंट फ्रॉम हिज प्रीवियस क्लासेस? ऑलमोस्ट सेम आंसर है, आप इसको एक बार देख लेना. तो द आंसर इज ऑलमोस्ट सेम. What did the new copies prepared by M. Hamel look like? जो M. Hamel ने नई कॉपीज़ बनाई थी, नई नोटबुक्स बनाई थी, वो किसकी तरह दिखती थी? जो नई कॉपीज़ थी M. Hamel ने, वो ऐसे लग रहा था जैसे कि पूरे रूम में जो फ्लैग्स हैं वो फ्लॉट कर रहे हैं फ्रेंच के. तो ये उसमें लिखा हुआ है. द न्यू कॉपीज़ प्रिपेयर्ड बाय एम हैमल लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स. जो न्यू कॉपीज़ बनाई थी एम हैमल ने, वो छोटे छोटे फ्लैग्स की तरह दिख रही थी, फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, जो कि हर जगह स्कूल के वो जो रूम था उसके अंदर फ्लॉट कर रही थी, तैर रही थी. ही हैड रिटन फ्रांस अल्सेस ऑन ईच ऑफ देम. उन्होंने जो फ्रांस और अल्सेस था वो हर एक के ऊपर लिखा हुआ था इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, बहुत सुंदर सुंदर राउंड हैंड से. दीज कॉपीज स्टूड फॉर नेशनल प्राइड ऑफ द फ्रेंच पीपल. ये जो कॉपीज़ उन्होंने बनाई थी वो नेशनल प्राइड के लिए, मतलब अपना जो देश था उसके गर्व के लिए बनाई थी, वो भी स्पेशल फॉर द फ्रेंच पीपल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डिड एम हैमल इंसिस्ट दैट द पीपल ऑफ अल्सेस शुड होल्ड ऑन टू देयर लैंग्वेज? जो एम हैमल थे वो क्यों मतलब इंसिस्ट कर रहे थे, वो क्यों कह रहे थे कि उनको जो अपनी लैंग्वेज है उसको होल्ड करके रखना चाहिए, उसको पकड़ के रखना चाहिए? एम हैमल जो थे वो इंसिस्ट कर रहे थे दैट दे शुड हैव अ होल्ड ऑफ देयर लैंग्वेज. वो ये इंसिस्ट कर रहे थे कि जो उनकी लैंग्वेज है उनको होल्ड करके रखना चाहिए. होल्ड करके क्यों रखना चाहिए? होल्ड करके इसलिए रखना चाहिए क्योंकि होल्ड करके इसलिए रखना चाहिए उनको क्योंकि होल्ड करके इसलिए रखना चाहिए क्योंकि दैट इज़ द ओनली की, दैट इज़ द ओनली की to come out of the prison of confinement और to come out the prison of bondage. कि वो अब गुलाम हो गए थे, अगर वो अपनी लैंग्वेज को पकड़ के रखते हैं तो वो ये एक तरीका है कि वो अपनी जो गुलामी उससे बाहर निकल सकते हैं. तो ये इसमें लिखा हुआ है. एम हैमल insisted that the people of Alsace should hold on to their language because it was a symbol of their identity. क्योंकि वो उनकी जो आइडेंटिटी है उनका सिंबल है. इट वॉज ऑल्सो देयर की टू फ्रीडम. ये उनकी चाबी है आज़ादी की. एंड सेफ गार्डिंग इट वुड हैव केप्ट अलाइव देयर होप्स टू लिबरेट फ्रांस. और अगर उसको सेफ गार्ड करके रखते हैं, उसको सेफ करके रखते हैं अपनी लैंग्वेज को, तो मतलब वो अपनी जो लैंग्वेज है, अपनी जो उम्मीद है कि वो फ्रांस को फिर से लिबरेट करा पाएंगे, आज़ाद करा पाएंगे, उसकी एक उम्मीद इसके साथ रहती है अगर वो अपनी जो लैंग्वेज है उसको सेव करके रखते हैं. सॉरी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड एम हैमल डिस्प्ले हिज लव फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज? जो एम हैमल है उन्होंने अपना जो फ्रेंच लैंग्वेज थी उसके लिए कैसे अपना प्यार को शो किया? सिंपल है, मतलब उन्होंने यही बोला था दैट इट इज़ द मोस्ट सिंपल एंड द लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है वर्ल्ड में, तो उसी से हमें पता चलता है. तो ये लिखते हैं, एम हैमल displayed his love for the French language by dedicating every single minute of his last lesson to make his student love, appreciate and learn it. मतलब उससे पता चलता है कि जो उन्होंने हर एक मिनट था अपने लास्ट लेसन का, उसको बहुत ही मतलब डेडिकेशन के साथ उन्होंने पढ़ाया था ताकि जो उनके बच्चे हैं उसको लर्न कर सके, उसको सीख सके, उसको प्यार कर सके. He not only devoted time to grammar, writing and history, but also made his students realize its worth as their identity. उन्होंने सिर्फ मतलब ग्रामर, राइटिंग और हिस्ट्री के ही लेसन्स नहीं पढ़ाए थे, बल्कि उन्होंने पूरा मतलब ध्यान रखा था कि जो हर एक बच्चा है वो मतलब उसकी वर्थ को समझे और वो जो उसकी आइडेंटिटी है उसको बचा कर रखे. Next question is, how did people react when they realized that they
विल नॉट बी अलाउड टू लर्न देयर लैंग्वेज। मतलब कैसे उन्होंने रिएक्ट किया था, मतलब सडनली उनके जो पैट्रियोटिक सेंटीमेंट्स थे वो आ गए थे बाहर निकल के, और उन्होंने जो अपना लास्ट लेसन था वो बहुत ही ध्यान से सुना था। वही चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। द पीपल ऑफ अल्सेस रिएक्टेड विद पैट्रियोटिक इंथुजियाज्म, जो देशभक्ति की भावना थी उसके जोश से वो भर गए थे। दे अटेंडेड द लास्ट लेसन इन फुल कैपेसिटी एंड विद एब्सोल्यूट सिंसियरिटी। उन्होंने जो लास्ट लेसन था उसको अपनी फुल कैपेसिटी के साथ पूरे ध्यान के साथ सुना था। इवन द टीचर वॉज अनयूजली पेशेंट, और मतलब जो टीचर था अपने क्रैंकी बिहेवियर को छोड़ के वो बहुत ज़्यादा शांत हो गए थे। एंड द लेसन रिसीव्ड रैप्ट अटेंशन फ्रॉम बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट। और जो लास्ट लेसन था उसमें बहुत ही ध्यान से सबने सुना था, चाहे वो टीचर था चाहे वो स्टूडेंट था, मतलब दोनों ने बहुत ध्यान से उसको पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज एम हैमल प्रूव टू बी एन आइडियल टीचर। जो एम हैमल थे वो एक आइडियल टीचर कैसे प्रूव होते। एम हैमल सेल्फलेसली डेडिकेट्स हिमसेल्फ टू फॉर टीचिंग फॉर 40 ईयर्स। जो एम हैमल है उन्होंने सेल्फलेसली मतलब बिना किसी इच्छा के, बिना किसी विश के अपनी जो 40 ईयर्स की सर्विस थी वो डेडिकेट की थी टीचिंग को। हिज डिवोशन टुवर्ड्स द प्रोफेशन इज सीन व्हेन ही यूटिलाइज एवरी मिनट ऑफ हिज लास्ट लेसन। उनकी जो डिवोशन थी, जो डेडिकेशन थी अपने प्रोफेशन के लिए, हमें वो दिखाई देती है कि मतलब जो उन्होंने लास्ट लेसन था उसकी जो हर एक मिनट थी उसको यूटिलाइज़ किया था, उसको बहुत ध्यान से यूज़ किया था। द सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म दैट ही अराउजेज इन हिज स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द लास्ट लेसन ऑल्सो सर्टिफाई हिम एज एन आइडियल टीचर। जो सेंस थी पैट्रियोटिज्म की, जो उन्होंने अपने बच्चों के अंदर एक देशभक्ति की भावना को जगाया था अपने लास्ट लेसन में, तो सर्टिफाई कर देता है कि वो एक आइडियल टीचर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज एम हैमल अराउज पैट्रियोटिक फीलिंग इन द पीपल ऑफ अल्सेस। कैसे उन्होंने अराउज की अपनी जो पैट्रियोटिक फीलिंग थी, तो उसने ऐसे अराउज की, लास्ट में उन्होंने मतलब काफ़ी अच्छे से अपना चैप्टर समझाया था। लास्ट में उन्होंने लिख दिया था विविला फ्रांस। विविला फ्रांस मीन्स लिव लॉन्ग फ्रांस। तो एम हैमल अराउजेज पैट्रियोटिक फीमेल। जो एम हैमल थे उन्होंने जो देशभक्ति की फीलिंग थी वो लोगों के अंदर जगा दी थी। अल्सेस अंडरस्टैंड दैट द मदर टंग इज़ देयर आइडेंटिटी। और अल्सेस के जो लोग थे उनको समझ में आ गया था कि जो उनकी मातृभाषा है वो ही उनकी पहचान है, एंड द की टू फ्रीडम, और उनकी आज़ादी की चाबी है। By writing Viva France on the board, he makes his countrymen realize that they must preserve their national identity. जब उन्होंने लास्ट में लिव लॉन्ग फ्रांस लिखा था बोर्ड के ऊपर, तो उन्होंने अपने जो कंट्री मैन थे उनको ये रियलाइज़ करा दिया था कि उनको जो अपनी नेशनल आइडेंटिटी है, अपनी जो देश की आइडेंटिटी है उसको बचा कर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द मूड इन द क्लासरूम व्हेन एम हैमल गेव हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। मतलब जो क्लासरूम था वो उसका कैसा मूड था, तो वही था, वो सोलोमन में थी क्लास, और पैट्रियोटिक फीलिंग्स जो थी वो अराउज हो गई थी, और सेंस ऑफ रिमोर्स था, सब मतलब बहुत उदास थे और पछता रहे थे। वही सारी बातें इसमें लिखनी है, ये लिखा है। द मूड इन द क्लासरूम वॉज ग्रिम एंड सोलोमन। ग्रिम एंड सैड, सोलोमन में शांति में था। There was a pin drop silence and nothing distracted the attention of either the children or the adults. जो क्लास थी उसमें पिन ड्रॉप साइलेंस था, बिल्कुल चुपचाप थी क्लास, और कुछ भी नहीं था जो उनकी जो अटेंशन थी उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा हो, ना ही बच्चों की ना ही एडल्ट्स की। कुछ भी ऐसा नहीं था जो उनको डिस्ट्रैक्ट कर, मतलब उनका जो ध्यान है उसको हटा रहा हो लेसन से। With their patriotic feeling aroused, everybody had a sense of remorse for having wasted the chance of learn French properly. जो उनकी पैट्रियोट देशभक्ति की जो फीलिंग थी वो एकदम से जागृत हो गई थी, और सभी को मतलब ये सेंस ऑफ रिमोर्स था, मतलब पछतावा था कि उन्होंने एक जो मौका था अपनी जो लैंग्वेज थी उसको सीखने का, वो उन्होंने गंवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज हॉजर। हॉजर कौन था? हॉजर वॉज एन ओल्ड विलेजर। व्हाट वाज द इफ़ेक्ट ऑफ द लास्ट लेसन ऑन हिम। जो लास्ट लेसन था उसका उसके ऊपर क्या इफेक्ट था, मतलब वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था, बहुत ज़्यादा रो ही रहा था। होजर वॉज वन ऑफ द विलेजर हु हैड केम टू स्कूल टू लर्न द लास्ट फ्रेंच लेसन। वो एक विलेजर ही था जो स्कूल में आया था ताकि वो अपना जो लास्ट फ्रेंच लेसन है उसको सीख सके। ही सेट एट द बैक ऑफ द रूम होल्डिंग हिज ओल्ड प्राइमर एंड स्पेल्ड लेटर्स। वो मतलब रूम के लास्ट में बैठा हुआ था, अपना जो पुराना सा प्राइमर था उसको लेकर, और जो लेटर्स थे उनको पढ़ रहा था।
द लेसन इन्वोक पेट्रियोटिक सेंटिमेंट्स इन हिम, जो लेसन था उसके अंदर पेट्रियोटिक सेंटिमेंट्स को इन्वोक कर रहा था, जागृत कर रहा था. हिज वॉइस ट्रैम्बल्ड एंड ही कुड बी सीन क्राइंग. उसकी जो वॉइस थी वो हिल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो रो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड एम हैमल राइट वी विल ऑफ फ्रांस ऑन द ब्लैक बोर्ड. उन्होंने ऐसा क्यों लिखा? उन्होंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि वो अपनी जो पैट्रियोटिक फीलिंग थी उसको शो करना चाहते थे. एम हैमल वांटेड टू साइन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ हिज लाइफ ऑन अ हाई पेट्रियोटिक नोट. मतलब वो जो अपना लास्ट लेसन था उसको हाई नोट में ख़त्म करना चाहते थे, हाई पेट्रियोटिक नोट में ख़त्म करना चाहते थे. सो ही राइट वी विल ऑफ फ्रांस, इसलिए उन्होंने जो वी विल ऑफ फ्रांस है वो वहाँ पर लिखा था ब्लैक बोर्ड के ऊपर. एंड द लास्ट रिमाइंडर टू स्टूडेंट्स टू अपहोल्ड देयर नेशन इन एस्टीम ऑलवेज. और ये एक लास्ट रिमाइंडर था उसके स्टूडेंट्स के लिए कि उनको जो अपने नेशन है, अपना जो देश है, उसकी जो एस्टीम है, उसकी जो प्राइड है, उसको हमेशा कैसे रखना है, ऊपर उठाना है. ये शॉर्ट आंसर्स थे. लॉन्ग आंसर मीन्स ऑलमोस्ट सेम ही मिलेंगे, बस उसको आपको थोड़ा सा डिटेल में ही लिखना है. तो मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ, आंसर यू हैव टू रीड योरसेल्फ. आप एक बार इसको रीड कर लेना. When did French feelings about M. Hamel in school change? Why? जो फ्रेंच की फीलिंग थी एम हैमल के बारे में और स्कूल के बारे में कब चेंज हो गई थी और क्यों? उसकी जो फीलिंग्स थी तब चेंज हो गई थी when he came to know that means henceforth only German language has to be taught in the schools of Alsace and Lorraine. At that time his feelings were suddenly changed. क्यों चेंज हो गई थी? Because he was guilt ridden and feeling repented just because he has lost and feeling repented just because he has lost his opportunity to learn the French language. तो यही लिखना आपको इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है. when a people are enslaved, as long as they hold to their language, it is as if they had the key to their prison. मतलब जब तक लोग ग़ुलाम हो जाते हैं तो उनके पास एक ही रास्ता बच जाता है कि वो जो अपनी लैंग्वेज है उसको पकड़ कर रखें, क्योंकि वही एक रास्ता है उस जो जेल है उससे बाहर निकलने का. इसके ऊपर आपको कमेंट करना है. तो ईजी है, मतलब इसको एक बार रीड कर लेते हैं. पॉलिटिकल एंस्लेवमेंट इज़ अ कर्स फॉर एनी नेशन एज इट डिप्राइव्स इट ऑफ इट्स आइडेंटिटी. The rulers dictate their own terms and subject the natives to be restrained and confined life within their own motherland. मतलब जब पॉलिटिकल एंस्लेवमेंट, जब हमारे ऊपर कोई देश कब्ज़ा कर लेता है तो वो एक श्राप की तरह हो जाता है हमारे देश के लिए, क्योंकि वो हमसे हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारी पहचान है, उसको छीन लेते हैं. और वो हमारा जो नेटिव, हमारा जो देश है, उसमें हमें ही हमारे ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस लगा देता है और हमारी जो लाइफ है उसको कन्फाइन कर देते हैं, मतलब जेल में कन्वर्ट कर देते हैं हमारी अपनी मदरलैंड पे. मतलब वो हमारे से हमारे जीने के जो राइट्स हैं उनको छीन लेते हैं. At such time of enslavement, it is the mother tongue which keeps alive their identity and stands as a symbol of national pride. ये जो टाइम होता है इसमें जो हमारी मदर टंग होती है वो ही एक हमारी पहचान बनकर रह जाती है. और मतलब उसी से हमें पता चलता है कि हम जो है हमारी जो असली पहचान है वो क्या है, और हमें उसे हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए ताकि हम अपनी जो आइडेंटिटी, अपनी पहचान है, अपना जो नेशनल प्राइड है उसको मतलब कायम रख सकें. इट हेल्प्स टू प्रिजर्व हेरिटेज एंड कल्चर यूनाइटिंग पीपल अगेंस्ट द इन्वेडर्स. और मतलब वो हेल्प करता है, प्रिजर्व करता है हमारी जो हेरिटेज है और जो हमारा कल्चर है उसको यूनाइट करने में और फाइट करने में. इन्वेडर्स जिन्होंने हमारे ऊपर कब्ज़ा कर लिया उनके अगेंस्ट फाइट करने में हमें हेल्प करता है. इट बाइंड्स देम टुगेदर, बिकम्स अ कॉमन सोर्स ऑफ होप एंड दस बिकम्स द की टू देयर प्रिजन. मतलब वो एक दूसरे से उनको बांध के रखता है एक कॉमन उम्मीद के साथ, और इसीलिए वो एक क्या है, एक की है उस प्रिजन से बाहर निकलने की. एम हैमल द फ्रेंच टीचर देयरफॉर अपील टू हिज कंट्रीमैन टू सेफगार्ड देयर लैंग्वेज. इसलिए जो एम हैमल है फ्रेंच टीचर, वो अपील कर रहे हैं अपने देश के लोगों से कि वो अपनी जो लैंग्वेज है उसको सुरक्षित रखे. He knew that language had the immense ability to nurture positive sentiments, क्योंकि उनको पता है कि जो लैंग्वेज है उसके अंदर एक एबिलिटी है कि वो जो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं उन लोगों के अंदर उसको मेंटेन रख सके.
He believed that if people would hold on to it, they would be able to pass on the spirit of freedom to their coming generations. मतलब उनको ये पता है कि अगर वो अपनी जो लैंग्वेज है उसको होल्ड करके रखेंगे तो वो जो अपनी स्पिरिट है, जो उनकी विश है अपनी आज़ादी की, वो अपनी जो आने वाली जनरेशन है उनको पास ऑन कर सकेंगे. देन द वॉर ऑफ लिबरेशन वुड कंटिन्यू एंड वन डे दे वुड बी फ्री. और इस तरीके से जो उनकी वार है लिबरेशन की, फ्रीडम की जो लड़ाई है वो कंटिन्यू रहेगी और एक दिन वो लोग फ्री भी हो जाएंगे. ठीक है. द स्टोरी द लास्ट लेसन इज़ ऑल अबाउट लिंग्विस्टिक चोविनिज़म. चोविनिज़म होता है मतलब डिस्क्रिमिनेशन. अब ये मान लेना कि जो हमारी लैंग्वेज है वो दूसरी लैंग्वेज से बेटर है. तो इसके ऊपर आपको कमेंट करना है. इसमें सिर्फ आपको यही लिखना है कि व्हेन दे हैव एक्वायर्ड द कंट्री दे इम्पोज द जर्मन लैंग्वेज ऑन दैम. उन्होंने जो जर्मन लैंग्वेज थी उनको ऊपर इम्पोज कर दी थी. दैट शो द लिंग्विस्टिक चोविनिज़म. वो लिंग्विस्टिक जो चोविनिज़म है उसको शो करता है. तो इस क्वेश्चन को आप एक बार रीड कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट अ नोट ऑन द कैरेक्टर ऑफ एम हैमल एज अ टीचर. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एम हैमल एज अ टीचर मतलब वो कैसे हैं. तो इसमें 2-3 पॉइंट्स आपको लिखना है. दैट ही वॉज अ कन्वेंशनल टीचर हु इज़ क्वाइट स्ट्रिक्ट एंड क्रैंकी. जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और क्रैंकी है. ही इज़ अ ग्रेट फिलोसफर गाइड. वो अच्छे फिलोसफर हैं, अच्छे गाइड हैं. एंड डेडिकेटेड टीचर हैं. ही डिवोटेड 40 ईयर्स ऑफ हिज सर्विस. 40 ईयर्स जो थी उन्होंने अपनी जो सर्विस थी वो उनको दी थी. एंड ही वॉज ट्रीटिंग हिमसेल्फ, ही ट्रीट्स हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्रास्टिनेटिंग द स्टडीज़ ऑफ स्टूडेंट्स. मतलब अपने आप को ही ब्लेम करे थे. प्रोक्रास्टिनेट मीन्स रुकावट डालना, कि उन्होंने जो बच्चे जो फ्रेंच नहीं सीख पाए थे वो उसके लिए अपने आप को ही रिस्पॉन्सिबल मान रहा था. तो इसको एक बार रीड कर लेना. इट्स इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है. डेडिकेटेड थे, स्ट्रिक्ट थे, क्रैंकी थे, ग्रेट फिलोसफर थे, ग्रेट गाइड थे. मोर ओवर ही वॉज अ ग्रेट पैट्रियट भी थे. तो वही सारी चीज़ें इसमें आपको लिखनी है. लास्ट लेसन जस्टिफाई करना है. बहुत ईजीली जस्टिफाई कर सकते हैं बिकॉज व्हेन द ऑर्डर केम, जैसे वो ऑर्डर आया था तो इट वाज अ लास्ट लेसन. जो लास्ट लेसन था वो उन्होंने डिलीवर किया था. एंड ऑल द विलेजर्स दे ऑल वर सिटिंग देयर. दे पेड फुल अटेंशन, पूरे अटेंशन के साथ सुन रहे थे. एंड दे वर रिग्रेटिंग दैट दे हैव लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग देयर ओन लैंग्वेज. सडनली इट इन्वोक्स द कॉन्शियसनेस. उनकी जो कॉन्शियसनेस थी वो जाग गई थी. तो इसको एक बार रीड कर लेना. बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है. ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, उसी को डिटेल में इन्होंने बताया. फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन्स. क्या मतलब वो जर्मन जो है पीजन्स को भी सिखा पाएंगे. वही लिखना है. दैट इज़ अ नेचुरल इंस्टिंक्ट दैट वी लर्न द मदर tongue and it's the identity of any person and they cannot deprive any person from their identity in the same way as they cannot teach German to the pigeons. तो उसको एक बार रीड करना है आपको. मतलब ये जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो शॉर्ट आंसर्स हैं उसी को थोड़ा सा आपको एक्सपेंड करके लिखना है. ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन हैं, इसमें और कोई नया क्वेश्चन इसमें ऐड नहीं है. व्हाट डिड द फ्रेंच टीचर टेल हिज स्टूडेंट्स इन द लास्ट फ्रेंच लेसन. जो फ्रेंच टीचर थे उन्होंने अपने लास्ट फ्रेंच लेसन में क्या पढ़ाया था. व्हाट इम्पैक्ट डिड इट हैव ऑन देम. उसका क्या इम्पैक्ट उनके ऊपर आया था. एंड वाई, और क्यों उन्होंने ऐसा किया था. मीन्स व्हेन ही अनाउंस दैट इट वाज हिज लास्ट लेसन, इट वाज अ काइंड ऑफ थंडर क्लैप फॉर ऑल. सबके लिए वो एक थंडर क्लैप था. एंड एवरीबडी मीन्स हु वर टेकिंग देयर स्टडीज़ फॉर ग्रांटेड अप टू नाउ, जो अपनी मदर टंग को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, दे वर स्टार्ट रिपेंटिंग. उनको पछतावा हो रहा था दैट व्हाई दे हैव नॉट टेकन इट सीरियसली. And even everybody was regretting, children as well as the adults, for not learning their lessons. And in his last lesson his teacher highlight the beauty of the French language, and he also told his students as well, all his students, to safeguard their language because it's the only key to their liberation. क्योंकि वही एक रास्ता उनकी जो फ्रीडम है उसकी तरफ जाता है. ये सब लिखना है. आप एक बार इसको रीड कर लेना.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आवर नेटिव लैंग्वेज इज़ पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। जो हमारी मदर टंग है वो हमारे कल्चर का एक पार्ट होता है और हमें उसके ऊपर बहुत प्राउड मतलब गर्व होता है। हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ विलेज एल्डर्स इन द क्लासरूम एंड एम हैमल लास्ट लेसन शो टू देयर लव फॉर फ्रेंच, मतलब किस तरीके से वो शो करता है। वही सारी बातें लिखनी है कि द विलेज एल्डर्स दे केम टू द स्कूल टू अटेंड द लास्ट लेसन विच शोज दैट दे रियली लव देयर लैंग्वेज, मीन्स दे वर प्राउड ऑफ देयर लैंग्वेज as part of their culture. Moreover, means they were repenting that they have lost the opportunity to learn their language. And M. Hamel also showed that how important their language is. He told them that it is the most beautiful and the logical language in the world. And at last he wrote on the board, "Vive la France too." वही सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मेंशन करनी है और ज़्यादा कुछ नया नहीं है, रिपीटेड ही क्वेश्चंस हैं। एवरीबडी ड्यूरिंग द लास्ट लेसन इज़ फिल्ड विद रिग्रेट, हाँ सारे रिग्रेट से भरे हुए थे बिकॉज दे डिड नॉट टेक इट सीरियसली, उन्होंने उसको सीरियसली नहीं लिया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आता है ये, हाउ डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल वॉज द एटमोसफेयर एट स्कूल ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन। 2-3 बार हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। वही 3 पॉइंट्स हैं। द एटमोसफियर ऑफ द स्कूल वॉज मार्क्ड एज मिक्स्ड फीलिंग, द फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिक fervor, regret, welled up emotions, and normally it starts with a great commotion, and opening and closing of desks, repetition of lesson in unison, and the teacher's rapping of his ruler on the table. But on that day everything was as quiet as the Sunday morning. Second thing is that day Mr. M. Hamel, he came in his best dress. He put on a green coat, frilled shirt, and a small black cap, all embroidered, that he usually normally wears on the days of prize distribution or inspection. Third, the back benches that almost remained vacant on that day, the villagers they were sitting on them. तो ये 3 ही पॉइंट्स हैं जो आपको इसके अंदर मेंशन करना है। तो आई डोंट थिंक दैट नाउ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर। हमने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया। मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए, फिर भी किसी को प्रॉब्लम होती है। वैसे तो आप पूछते नहीं हो, बट अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग। एनीबडी इज़ हैविंग एनी प्रॉब्लम, प्लीज़ you can talk to me anytime. You can send a message and I'll reply to it, or you just make a call. Thank you. Have a nice day.